गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू राइज स्मार्ट एडू यूट्यूब चैनल। मैं रीना महिला आप सभी का स्वागत करती हूँ राइज स्मार्ट एडू यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं सुबह के 8 बज चुके हैं और समय हो गया करंट अफेयर क्लास का। बट आज की क्लास में थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है? चेंज ये है कि हम इस क्लास में क्वेश्चन बेस्ड करंट अफेयर का डिस्कशन करते हैं। बट आज की क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक क्या है? कल की क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि इजराइल के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, और उससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे इजराइल के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा था। बट आज की क्लास में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं इजराइल के ऊपर। बट उससे पहले मैं हूं रीना महिला। दोस्तों, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके अलावा टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट गाइडेंस ले चुके हैं और 500 से ज्यादा सिलेक्शन हो चुकी है अंडर माय गाइडेंस। और मैं हूं आपकी करंट अफेयर फैकल्टी आपके अपने राइज स्मार्ट एडू यूट्यूब चैनल पे, और मैं आपको करवाती हूं मंडे से सैटरडे डेली करंट अफेयर डिस्कशन, और साथ में संडे का दिन हमने तय किया है वीकली करंट अफेयर्स के लिए। बट आज की क्लास में एक स्पेशल टॉपिक पे डिस्कशन होगा, इलेक्शंस इन इजराइल। तो ये याद रखिएगा, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे इलेक्शंस इन इजराइल। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अप्रैल 2019 से लेके अगर हम आज की बात करते हैं तो टोटली पॉलिटिकल इनस्टेबल रहा है इजराइल। सो यहाँ पे अप्रैल 2019 के अंदर इलेक्शन हुए, सितंबर 2019 में, 2020 में, 2021 के अंदर। बट अभी के समय पे 2022 तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई है इजराइल के अंदर। कारण क्या है? क्योंकि 2021 में एक सरकार का निर्माण हुआ, कोएलिशन गवर्नमेंट का निर्माण हुआ, यूनिटी गवर्नमेंट थी बेसिकली ये, जिसमें 8 पार्टीज ने मिलकर सरकार का निर्माण किया था और तय हुआ था कि नफ्ताली बेनेट जो है प्रधानमंत्री होंगे और यार लैपिड जो है अल्टरनेट प्रधानमंत्री होंगे। और याद रखिएगा, इन्होंने तय किया था कि अपनी पोजीशन ये हर 2 साल में चेंज करेंगे। बट उससे पहले अप्रैल 2022 के अंदर क्या हुआ? अप्रैल 2022 के अंदर ये जो कोएलिशन गवर्नमेंट थी इसने अपनी मेजॉरिटी लूज कर दी। ये सिलसिला जारी रहा, कभी मेजॉरिटी आई कभी मेजॉरिटी गई। सो 13 जून 2022 को पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी फिर से यहाँ पे आई और टोटली ये जो कोएलिशन गवर्नमेंट थी, ये जो यूनिटी गवर्नमेंट थी, इसने मेजॉरिटी लूज कर दी। और बेनेट और लैपिड यार की जो सरकार थी, इसने एक बिल इंट्रोड्यूस किया इजराइल की पार्लियामेंट के अंदर, जिसको हम नेसेट भी कहते हैं। इजराइल की पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं। और इस नेसेट के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली यहाँ पे ये बिल था टू डिसॉल्व द नेसेट। ठीक है, ये बिल किस लिए प्रस्तुत किया गया था? टू डिसॉल्व द नेसेट, यानी पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने के लिए 20 जून को बिल इंट्रोड्यूस किया गया और 29 जून को ये बिल पारित हो गया। ठीक है, और तय किया गया कि 1 नवंबर 2022 को, ठीक है, 1 नवंबर 2022 को इजराइल के अंदर चुनाव करवाए जाएंगे। तो ये थी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। याद रखिएगा, अभी हमने बात की जब यहाँ पे यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई तो उस समय पे प्रधानमंत्री बने थे नफ्ताली बेनेट, उसके बाद यार लैपिड जो है अल्टरनेट प्रधानमंत्री थे। अभी के समय पे जो इलेक्शन हुए हैं उसमें विजेता बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। सो याद रखिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं इजराइल के। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या टाइमलाइन निर्धारित की गई थी। ये जो बिल प्रस्तुत किया गया था जिसमें तय किया गया था कि 1 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं इजराइल में, तो यहाँ पे डिसाइड किया गया कि 1 सितंबर को, ठीक है, 1 सितंबर को डेडलाइन डिसाइड की गई कि जितने भी यहाँ पे पार्टीज रजिस्टर करवाना चाहती हैं, पार्टीज के रजिस्ट्रेशन के लिए ये जो 1 सितंबर की डेट थी, ये डेडलाइन थी कि जो भी पार्टी इजराइल के अंदर चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए ये डेडलाइन डिसाइड की गई। उसके बाद 11 सितंबर जो है फाइनल लिस्ट,
यहाँ पे कौन कौन सी पार्टीज रन कर रही हैं, इलेक्शन में कौन कौन सी पार्टीज फाइट करने वाली हैं, इनके पब्लिकेशन की जो डेडलाइन थी वो थी 11 सितंबर और 14 से 15 सितंबर के बीच में तय किया गया कि जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन फाइट करना चाहते हैं वो अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स टू द इलेक्शन कमेटी तय की गई 14 से 15 सितंबर, 2 दिन का समय यहाँ पे दिया गया। उसके बाद 22 सितंबर को डेडलाइन किसके लिए थी, नॉमिनेशन हो गया। कैंडिडेट्स कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करते हैं, जो यहाँ पे किसी कारणवश अगर कोई कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई करता है सो उसकी फाइनल लिस्ट, ठीक है। सो डेडलाइन फॉर द फाइलिंग अ पिटीशन रिक्वेस्टिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लिस्ट और कैंडिडेट फ्रॉम द रनिंग, ठीक है। सो यहाँ पे कौन कौन से व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट जारी करने की डेडलाइन तय की गई 23 सितंबर और 18 अक्टूबर से यहाँ पे प्रचार शुरू हो गया। सो यहाँ पे टेलीविजन और रेडियो के अंदर विंडो ओपन कर दी गई, इलेक्शन का प्रचार प्रसार शुरू हो गया था 18 अक्टूबर को और 1 नवंबर की डेट तय की गई थी इलेक्शंस के लिए और चुनाव हो चुके हैं, इलेक्शन हो चुके हैं इजराइल के अंदर। उसके अलावा तय किया गया था कि 9 नवंबर से पहले पहले ये डेडलाइन थी कि इलेक्शन के रिजल्ट आ जाने चाहिए। तो आपको पता है कि आज है 8 नवंबर और अभी इलेक्शन के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं और बेंजामिन नेतन्याहू और उसके सहयोगी जो दल है उन्हें मेजॉरिटी मिल चुकी है और 15 नवंबर का दिन तय किया गया था शपथ समारोह के लिए। तो याद रखिएगा 15 नवंबर को 25th नेसेट की बेसिकली शपथ समारोह का आयोजन किया जाएगा। कब, 15 नवंबर को और नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो याद रखिएगा बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सहयोगी ग्रुप को मिले हैं 64 सीट। तो याद रखिएगा 64 सीटें हैं। अगर हम बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी की तो उनको अकेले यहाँ पे 32 सीट्स मिली हैं, 32 सीटें मिली हैं और अगर टोटल बात करें अलाइज ग्रुप के साथ बात करें तो यहाँ पे 64 सीटें इनको मिली है। तो नेतन्याहू जो है राइट विंग लिक्विड पार्टी से संबंध रखते हैं और 1 नवंबर को जो चुनाव हुए हैं उनमें इनकी पार्टी और सहयोगी दल को मेजॉरिटी मिली है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की, 73 वर्षीय बेंजामिन नेतन्याहू इससे पहले 5 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं इजराइल के, ठीक है। सो ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो है किस प्रकार से इजराइल के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई 2019 से लेके 2022 तक। अभी नई सरकार बन रही है इजराइल के अंदर और देखना होगा कि ये सरकार कितना लंबा टिक पाती है इजराइल के अंदर, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे आ पाएगी। तो देखेंगे यहाँ पे कैसे ये सरकार, नई गवर्नमेंट यहाँ पे काम करती है। तो अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि इजराइल के अंदर नई सरकार का चुनाव हो रहा है और जिसको लीड करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू और नए प्रधानमंत्री होंगे बेंजामिन नेतन्याहू। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे, ऑल्टरनेट प्रधानमंत्री थे यार लैपिड जी, उन्होंने भी फोन कॉल किया था बेंजामिन नेतन्याहू को और बधाई दी कि आप इलेक्शन के अंदर जीत गए हैं, आपने विजय हासिल की है। उसके बाद यहाँ पे शपथ समारोह का आयोजन किया जाएगा 15 नवंबर को। अगर हम बात करते हैं इजराइल की लोकेशन की, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है और अगर हम बात करें तो हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोकेशन क्या है इजराइल की। तो हम बात करते हैं इजराइल की तो ये मिडल ईस्टर्न कंट्री है, मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ देश है इजराइल। तो याद रखिएगा जेरूसलम इसकी राजधानी है। करेंसी की बात करते हैं तो इजरायली शेकल जो है करेंसी है बेसिकली इजराइल की। जैसा कि आप सभी को पता है प्रेसिडेंट, हमने बात की थी अपनी क्लास के अंदर, इसैक हर्जोग जो है प्रेसिडेंट है इजराइल के। तो याद रखिएगा जुलाई 2021 के अंदर प्रेसिडेंट बनाए गए थे इसैक हर्जोग। याद रखिएगा टेन्योर कितना है, 7 साल के लिए ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा पॉलिटिकल लोकेशन क्या है, मैप में देख लेते हैं यहाँ पे। सो सुबह की क्लास में मैंने कल सुबह आपसे पूछा था कि इजराइल के किन किन देशों के साथ बाउंड्री लगती है। तो याद रखिएगा 4 देशों के साथ बाउंड्री लगती है। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ के अंदर तो यहाँ पे नॉर्थ में लेबनान के साथ, उसके अलावा
लेबनान के साथ बाउंड्री लगती है, सीरिया के साथ बाउंड्री लगती है, जॉर्डन के साथ बाउंड्री लगती है और इजिप्ट के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। तो टोटल 4 देश हैं जिनके साथ इजराइल की बाउंड्री लगती है। वापस देख लीजिए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट के साथ यहाँ पे बाउंड्री लगती है। और यहाँ पे क्या है, ये है हमारा मेडिटेरेनियन सी। तो याद रखिएगा, ये है मेडिटेरेनियन सी। उसके अलावा यहाँ पे एक लोकेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो आपके मैप के अंदर लोकेशन है, ये हमेशा डिस्प्यूटेड रीजन रहा है, ये है वेस्ट बैंक। उसके अलावा यहाँ पे बेसिकली अगर हम नेक्स्ट मैप में देखते हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये है हमारा वेस्ट बैंक, ठीक है। सो इसके अलावा यहाँ पे इस साइड में अगर हम बात देखेंगे तो वेस्ट साइड में गाजा स्ट्रिप है। उसके अलावा याद रखिएगा कि गाजा स्ट्रिप की लोकेशन इधर की साइड में है। गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक दो यहाँ पे डिस्प्यूट होता रहता है, ठीक है। सो किसी और दिन यहाँ पे बात करेंगे इजराइल की कि क्या सिचुएशन है, किस प्रकार से यहाँ पे रिलीजियस इश्यूज है ज्यूज के बीच में, किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। बट आज की क्लास में हमें इजराइल की पॉलिटिकल लोकेशन क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है और क्या है इस समय पे इलेक्शन क्या सही स्थिति, इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं अभी यहाँ पे इसकी ज्योग्राफी देख लेते हैं। देखो गोलन हाइट्स, सो यहाँ पे गोलन हाइट्स क्या है, ये पहाड़ियां हैं अगर हम बात करते हैं नॉर्थ के अंदर। उसके अलावा ये है जॉर्डन नदी, अगर आप देख सकते हैं मैप के अंदर, ये है जॉर्डन नदी। उसके अलावा याद रखिएगा इजराइल के बॉर्डर पे है डेड सी, ठीक है। सो यहाँ पे इजराइल के बॉर्डर पे डेड सी भी है। उसके अलावा ये है एक डेजर्ट जिसको हम नेगेव डेजर्ट भी कहते हैं। तो याद रखिएगा वेस्ट साइड में हमारे क्या है, वेस्ट साइड में हमारे है मेडिटेरेनियन सी। उसके अलावा यहाँ पे वेस्ट बैंक विवादास्पद एरिया है और उसके अलावा ये जो एरिया है ये है हमारा गाजा स्ट्रिप। इतना सा पॉइंट याद रखिएगा। फिर से एक बार ज्योग्राफी जो बेहद इंपॉर्टेंट है, एक बार यूपीएससी ने भी पूछा था कि गोलन हाइट्स क्या है। गोलन हाइट्स कुछ नहीं है, पहाड़ियां हैं इजराइल की। अब इसके नॉर्दर्न एरिया में ये गोलन हाइट्स पहाड़ियां हैं। उसके अलावा ये जॉर्डन नदी है। उसके अलावा ये डेड सी है। जेरूसलम राजधानी है, लोकेशन आपको मिल जाएगी। ये देख लीजिए, यहाँ पे नेगेव डेजर्ट भी है। उसके अलावा अगर हम नीचे देखते हैं, ये जो एरिया है ये है यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा। तो याद रखिएगा गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ है, एकदम सदर्न टिप अगर हम इजराइल की देखते हैं तो यहाँ पे इजराइल की टिप पे है गल्फ ऑफ अकाबा। सो यहाँ पे हमें 3 बातें याद रखनी है। इजराइल का बॉर्डर किस किस से लगता है, गल्फ ऑफ अकाबा के साथ लगता है, डेड सी के साथ भी यहाँ पे एक बेसिकली वाटर बॉडी है। उसके अलावा और हमारा वेस्टर्न बैंक क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। सो अगर कभी आपसे सवाल पूछा जाए कि वेस्ट में है मेडिटेरेनियन सी, उसके अलावा ईस्ट साइड पे है डेड सी और नीचे की साइड में है गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा भी कहाँ है, नीचे की साइड पे है। उसके अलावा वर्ल्ड मैप के अंदर अगर हम देख लेते हैं तो याद रखिएगा ये है हमारा इजराइल है इधर की साइड में, ठीक है। सो सीरिया, उसके अलावा हमने सीरिया देख लिया था। चलिए यहाँ पे हमने लेबनान के साथ में, सीरिया के साथ में और जॉर्डन के साथ में और इजिप्ट के साथ में इसका बॉर्डर देख लिया था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये है यहाँ पे हमारा रेड सी, ठीक है। सो रेड सी के नीचे गल्फ ऑफ अकाबा है। गल्फ ऑफ अकाबा की अगर हम बात करें, ऊपर की साइड पे है यहाँ पे स्वेज कैनल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं अफ्रीका के मैप में हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा इथोपिया है, जिबूती है और सोमालिया है। तो याद रखिए इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया, ठीक है। सो याद रखिएगा इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया जो है गल्फ बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ठीक है। सो ये आपकी एक मोटा मोटी एक इंफॉर्मेशन थी इजराइल के बारे में। इससे बाहर कोई भी सवाल इजराइल से रिलेटेड नहीं बनेगा। सो अभी के लिए केवल इतना ही। कल फिर हम नई क्लास के साथ डेली करंट अफेयर क्लास में सुबह 8 बजे फिर से मिलेंगे। सो अभी के लिए केवल इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।